स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एंग्लो सिख और कंप्लीट कर लिए थे और फिर लास्टली क्या पढ़े थे? लास्टली यहाँ पे पढ़े थे, वेला मोमेंट, इस जगह पे कि ब्रिटिश फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया अपना पार्ट का, है ना। कंसोलिडेशन मतलब उसको इकट्ठा करना। अभी तक जितना वो टेरिटरी जीत कर रखा था, ठीक है, अब वहाँ वो ध्यान देने लगा कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक ढंग से वर्क करे और ये जो टेरिटरी हमारा, ये हम अपना ग्रिप में इसे बनाए रखें, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा वही बात, कंसोलिडेशन का बात किया। कंसोलिडेशन जो बात अभी बताएं, है ना, बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ एंड मेंटेनिंग स्ट्रोंगर आर्मी, है ना। तो वो अपना एक अब दायरा बना लिया, अब उसको बढ़िया से स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाकर उस लिमिटेड टेरिटरी में जितना दूर तक वो फैला चुका था वहां तक उसे कंट्रोल बढ़िया से करना था। तो वो कंट्रोल किस तरह बढ़िया से कर सकेगा, ठीक है, कंट्रोल किस तरह बढ़िया से करेगा? जब उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग हो तभी ना कंट्रोल कर सकेगा, ठीक है। जैसे कि पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि डिक्लाइन ऑफ मुगल क्यों हुआ, मुगल का पतन क्यों हुआ। मुगल का पतन होने का एक ये रीजन था कि उसका जो एम्पायर था बहुत बड़ा हो गया था, ठीक है, एम्पायर जो था बहुत बड़ा हो गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उस पर ठीक से नहीं था, है ना। एम्पायर बड़ा होने के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए वो भी एक वजह था डिक्लाइन होने का। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ कि आप अपना एम्पायर तो बढ़ा लिए, अगर उसे अच्छा से कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, डिक्लाइन कर जाएगा। बट ब्रिटिशर्स इस बात को अच्छा से समझ रहे थे, तो इसलिए उसे अब मेंटेन करने लगे, मेंटेनिंग, है ना, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग आर्मी। किस तरह से कंसोलिडेशन स्टार्ट किए, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्गर आर्मी। तो कंसोलिडेट किए उस तरह से। तो और भी कंसोलिडेट करने का और भी इंस्ट्रूमेंट्स था, जैसे सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो देखो सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस क्या? दिस पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्जली, ठीक है, वेल्जली, लॉर्ड वेल्जली, याद रखना कौन इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडियरी अलायंस, लॉर्ड वेल्जली। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग इंडियन स्टेट विद इन द ब्रिटिश डोमिनियन। कि क्या पॉलिसी था? इस पॉलिसी से क्या होगा, ब्रिटिशर्स लोग जो है ना, इंडियन टेरिटरी है उसे अपना डोमिनियन में लाएंगे। डोमिनियन मतलब अपना रेडियस में, है ना, अपना ग्रिप में। द पॉलिसी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी डोमिनियन एंड मैनी न्यू टेरिटरीज वेर एडेड टू द कंपनीज पोजेशन। क्या था, जिस समय एक्सपेंशन चल रहा था, ठीक है, पूरा ब्रिटिश का, तो उस एक्सपेंशन में सब्सिडियरी अलायंस बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। और जो ब्रिटिश एक्सपेंशन था उसे इंश्योर करने में एक की रोल प्ले किया, ठीक है, एक की रोल प्ले किया। अकॉर्डिंग टू द अलायंस, अब अलायंस के बारे में देखो क्या है। अकॉर्डिंग टू अलायंस, द रूलर हैड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज द सुप्रीम पावर। रूलर को क्या समझना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सुप्रीम पावर है। ही हैड टू अलाउ ब्रिटिश फोर्सेस इन हिज टेरिटरी एंड पे फॉर देयर मेंटेनेंस। अब क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी है, ठीक है, ठीक है, वो सर्व करेगी किनके लिए, जो लोकल रूलर हैं, ठीक है, जो भी लोकल रूलर हैं उनके लिए फाइट कौन करेगी, उन्हें सर्व करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके मेंटेनेंस के लिए आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देना है। ऑल्सो अ ब्रिटिश रेसिडेंट वुड स्टे इन कोर्ट। ब्रिटिश रेसिडेंट मतलब कौन, एक ब्रिटिश का रेसिडेंट, मतलब कि तुम ये समझो कि उसका एक आदमी रहेगा वहां, ठीक है, एक ब्रिटिशर्स रहेगा, जैसे दूतावास में रहता है ना भारत का हाई कमिश्नर लोग दूसरे देश में, नहीं समझोगे शायद ये बात, बस नॉर्मली समझो ना कि जैसे तुम किसी दूसरे जगह पे एक अपना एजेंट को बैठा दिए, ठीक है, अब वो एजेंट क्या करेगा, तुम्हारे लिए काम करेगा, जो भी वहां पर कुछ भी हरकत होगा तो वो तुम्हें तुरंत एकदम इन्फॉर्म करेगा, तो ठीक है, इस तरह का एजेंट तुम बैठा दिए, तो उस एजेंट को बोल रहे हैं रेसिडेंट। ब्रिटिश रेसिडेंट वुड स्टे इन द कोर्ट, ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा। द रूलर वुड नॉट इंटर इनटू एनी अलायंस विथ एनी अदर पावर्स। अब रूलर पे भी
प्रतिबंधिता कि आप दूसरे के साथ अलायंस नहीं करेंगे, दूसरे के साथ संधि नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आप साथ में हैं, अलायंस किए हुए हैं। ही कुड नॉट डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। जो रूलर हैं वो वार भी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं बिना ब्रिटिशर से पूछे हुए। तो ठीक है, सारा कंट्रोल देखो, जो एक्सटर्नल कंट्रोल है, बाहरी बॉर्डर से रिलेटेड कंट्रोल है, वो किस तरह ब्रिटिशर्स अपने हाथ में आस्ते आस्ते ले रहा। द इंडियन रूलर कुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन टू हिज सर्विस विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश। इनफैक्ट की जो रूलर है, ठीक है, वो किसी ब्रिटिशर्स को नौकरी पे नहीं रख सकते हैं अपने यहाँ बिना पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, दे सरेंडर्ड कंट्रोल ऑफ देयर फॉरेन अफेयर्स टू द ब्रिटिश। और जो रूलर थे वो अपना फॉरेन कंट्रोल मतलब विदेश नीति ब्रिटिश को सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश का जो रूल था, ठीक है, ब्रिटिशर्स का जो स्टेप्स था उससे आस्ते आस्ते ये सरेंडर हो ही रहा था। जब आप कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो आप सरेंडर कर ही दीजिए, ज्यादा बढ़िया कि अब जो है बाहरी रक्षा वो आपके हाथ में, वही हुआ। ठीक है, द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश वुड बी फाइनल इन केस देयर वॉज अ डिसएग्रीमेंट विथ एनी अदर स्टेट। ठीक है, फिर क्या होगा, द डिसीजन ऑफ ब्रिटिश वुड बी फाइनल इन केस देयर वॉज अ डिसएग्रीमेंट एनी अदर स्टेट। अगर आपका किसी स्टेट से किसी तरह का डिसएग्रीमेंट है, किसी इशू को लेके, किसी इशू के कारण अगर किसी तरह का प्रॉब्लम चल रहा, तो वहां पे फाइनल डिसीजन किसका होगा, ब्रिटिशर्स का होगा। ठीक है, आपका नहीं होगा। द सब्सिडियरी स्टेट हैड टू अबाइड बाय ऑल दीज कंडीशंस इन रिटर्न फॉर विच द कंपनी प्रोटेक्टेड दैट स्टेट फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल अटैक्स एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। और इस तरह, ठीक है, सब्सिडियरी स्टेट बनाकर ब्रिटिशर्स किसी भी टेरिटरी का इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक वगैरह को कंट्रोल करता था। ठीक है, द निजाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट टू एंटर इनटू दिस अलायंस। सबसे पहले भारत में कौन सा शासक सब्सिडरी अलायंस में इनरोल हुआ, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस के तहत आया, वो था पहला निजाम ऑफ हैदराबाद। कौन, निजाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट टू एंटर इनटू दिस अलायंस। ठीक है, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर refused to accept it, but later Mysore was forced to become a subsidiary ally। ठीक है, टीपू सुल्तान रिफ्यूज कर गए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैसूर जो है सब्सिडरी एलाई में कन्वर्ट हो गया। द नवाब ऑफ अवध एंड बाजीराव टू ऑल्सो एक्सेप्टेड द अलायंस। ठीक है, जो नवाब थे अवध का वो भी और बाजीराव वो भी इस अलायंस को अपनाए। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स क्या किया, आस्ते आस्ते इतना सारा टेरिटरी को अपना कंट्रोल में लिया। तो कंट्रोल में लिया तो कैसे लिया, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अब उसका टोटल कंट्रोल में था ना। फिर दूसरा कंसेप्ट देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ पारामाउंटसी। डॉक्ट्रिन ऑफ पारामाउंटसी मतलब सर्वश्रेष्ठ हम है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठता का थ्योरी पारामाउंटसी। इसमें क्या था, इट वॉज स्टार्टेड अंडर लॉर्ड हास्टिंग। लॉर्ड हास्टिंग स्टार्ट किए थे, याद रखना। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस कौन स्टार्ट किए थे, लॉर्ड वेल्जली। एक्चुअली वो डुप्लेक्सी स्टार्ट किया था। ठीक है, डुप्लेक्सी एक थे, स्टार्टिंग चैप्टर में पढ़ाए थे ना, पोर्टुगीज वाला, पोर्टुगीज, फ्रेंच, ठीक है, ये सब में। तो ठीक है, डुप्लेक्सी ओरिजिनली ये स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो डुप्लेक्सी का कॉपी करके लॉर्ड वेल्जली सब्सिडरी अलायंस और इंट्रोड्यूस किए और उसे बेहतर तरीका से और इम्प्लीमेंट किए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ पारामाउंटसी, ये कौन इंट्रोड्यूस किए, ये लॉर्ड हास्टिंग इंट्रोड्यूस किए। हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823। ठीक है, हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823। ठीक है, under this doctrine the company claimed that it was the paramount or supreme power।
सुप्रीम पावर अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगे, ठीक है, वो लोग इन इंडिया। इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन द इंडियन स्टेट एंड इट कुड अनेक्स एनी स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। तो इस चीज को वो शो करने लगे कि जो सुप्रीम पावर है भारत में वो कौन है, ब्रिटिशर्स का पावर है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सुप्रीम पावर है भारत में, और वो किसी भी एम्पायर को अपने में एनेक्स कर सकता है, उसे जीत सकता है, ठीक है, अपने में मिला सकता है। अदर इंडियन स्टेट्स इवन दो नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हैड टू एक्नॉलेज इट्स डोमिनेंस। और अगर कोई स्टेट जो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट अभी तक नहीं बना हुआ है, ठीक है, उसे अब ब्रिटिश का संप्रभुता मतलब ब्रिटिश का लोहा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंट्सी। अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, काफी फेमस इतिहास का पन्ना पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दिस वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड दलहौजी। हु स्टार्टेड इट? लॉर्ड दलहौजी, है ना। कौन स्टार्ट की? लॉर्ड दलहौजी। दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग मोर स्टेट्स डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश रूल। ये जो डॉक्ट्रिन था ये किस लिए था? इसलिए था कि और जो भी टेरिटरी बचा है, ठीक है, वो फटाफट ब्रिटिश रूल के अंडर आ जाए। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ द रूलर ऑफ द डिपेंडेंट और सब्सिडरी स्टेट died without leaving a natural male heir मतलब वंशज, है ना, वंश जो होता ना, वंश, वो द स्टेट वुड लैप्स और बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में था क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि जितने रूलर हैं, ठीक है, वो जितने लोग सब्सिडरी अलायंस में हैं और ऐसे हैं जो भी जिनका खुद का वारिस ना हो, ठीक है, ऑन जेनेटिक्स, ठीक है, ऑन जेनेटिक्स मतलब कि आप किसी बच्चा को गोद जो ले रखे हैं, मान लो आप किसी बच्चा को गोद ले रखे हैं, तो वो आपका खुद का वारिस नहीं ना है, उसे आप एडॉप्ट किए हैं, ठीक है, आपका डीएनए उसमें नहीं ना है, आपका जीन उसमें नहीं ना है। तो वो बात बोल रहा है ये कि अगर आपका खुद का बच्चा नहीं होगा, ठीक है, मेल हेयर, ध्यान देना, मेल लड़का, तो आपका जो एम्पायर है, साम्राज्य है, वो ब्रिटिश के अधीन हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटिश के अधीन हो जाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण रानी लक्ष्मीबाई युद्ध की थी, क्योंकि उनका बच्चा जो था जन्म में, जो बच्चा था जब जन्म हुआ था, ठीक है, उसका कुछ समय के बाद उसका मृत्यु हो जाता। तो रानी लक्ष्मीबाई का अपना बच्चा था नहीं, वो एडॉप्ट की थी, ठीक है, वो दूसरे का बच्चा को गोद ली थी। तो फिर जो साम्राज्य था वो तो इन लोगों का हाथ से निकल रहा था, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश के अगेंस्ट युद्ध में पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। फिर आगे देखो, तो फिर एडॉप्शन वाज नॉट लीगल बाय दिस पॉलिसी द स्टेट्स ऑफ 17, ठीक है, इस पॉलिसी के अंतर्गत बाय स्टेट्स ऑफ 17 एक स्टेट है, 17 झांसी, ठीक है, नागपुर वेयर एनेक्स्ड, ये सब स्टेट को, ठीक है, ये सब जो एम्पायर स्टेट था, एम्पायर था छोटा छोटा, ठीक है, जिन लोगों का, ठीक है, वो ब्रिटिश के अधीन आ गया, ये सब स्टेट, ठीक है। ऑल्सो द टाइटल्स एंड पेंशंस ऑफ सम ऑफ द एक्स रूलर वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, और जिनका जिनका पेंशन चल रहा था पहले से, ठीक है, उन लोगों का पेंशन भी बंद कर दिया गया। तो ये पूरा एनेक्सेशन देख लिए किस तरह, और ब्रिटिशर्स फैला, युद्ध देख लिए, युद्ध करके फैला, और दूसरा ये 3 तरह का पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट था। कौन कौन सा? सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंट्सी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो एक सीक्वेंस खत्म हो गया। अब अगला सीक्वेंस आएगा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग घर पे बैठ के सारी चीज़ को राइट कीजिए, मेमोराइज कीजिए, नोट्स बनाइए और याद कीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।